अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। चमकीली धूप, घास पर पड़ते हुए लंबे साए, गुलाब के सफ़ेद फूल, लाल बालों वाले बच्चे और एक मामूली सा नाम, हैरी। ये सब आम चीज़ें हैं, मगर इन्हीं आम चीज़ों ने मेरी सुकून से भरी, खुशियों से भरी ज़िंदगी को कड़वाहट में बदल डाला है। मैं दहशत और डर में जी रही हूँ और मैं मौत की आरज़ू करते करते थक गई हूँ। मुझे चमकीली धूप से डर लगता है। मैं गुलाब के सफ़ेद फूलों को देखते ही पीली पड़ जाती हूँ। लाल बालों वाले बच्चे पर निगाह पड़ते ही मेरा खून सूखने लगता है और जब मैं हैरी का नाम सुनती हूँ तो मेरे कानों में सीटियाँ सी बजने लगती हैं, रहस्यमयी सीटियाँ, जैसे किसी तूफ़ानी और भयानक रात में भूत एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे हों। मुझे खूब याद है पहली मर्तबा जब नन्ही क्रिस्टीन ने हैरी का नाम लिया था, मैं कांप गई थी। ओह मासूम क्रिस्टीन! उन दिनों वो 5 बरस की थी और मेरा इरादा था कि उसे स्कूल में दाखिल करा दूं। वो मकान के पीछे वाले बाग में जाकर अकेली ही खेला करती। मुझे याद है उस दिन भी वो दोपहर को बाग में खेल रही थी। मैंने खिड़की से झांका तो वो बाग में लेटी बड़ी ही खुशी से और चाव से फूलों का हार पिरो रही थी। धूप में उसके लाल बाल चमक रहे थे और बड़ी बड़ी नीली आंखें फूलों के हार पर जमी थीं। तभी उसने सफ़ेद गुलाब के फूलों की झाड़ी की तरफ देखा जिनका साया घास पर पड़ रहा था और मुस्कुराई। हाँ, मेरा नाम ही क्रिस्टीन है, वो बोली और उठकर फूलों की झाड़ी के करीब गई। मैं अपनी मम्मी और डैडी के साथ रहती हूँ। फिर एक लम्हा चुप रहने के बाद बोली, मगर वो तो मेरे ही मम्मी और डैडी हैं। वो झाड़ियों के साए में खड़ी किसी से बातें कर रही थी। अचानक परेशान होकर मैंने उसे पुकारा, क्रिस्टीन, तुम वहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी, उसकी आवाज़ मुझे दूर से आती महसूस हुई। चलो घर में आओ, बाहर इतनी गर्मी है। मुझे गर्मी नहीं लगती। मैं कहती हूँ क्रिस्टीन, घर में आओ। ये सुनकर क्रिस्टीन ने झाड़ी की तरफ देखा और कहा, अच्छा अब मैं जाती हूँ। फिर वो धीरे धीरे चलती हुई घर आ गई। क्रिस्टीन, तुम किससे बातें कर रही थी? हैरी से, उसने जवाब दिया। हैरी? ये हैरी कौन है? हैरी? बार बार पूछने के बावजूद मैं उससे सिवाय इसके और कुछ मालूम नहीं कर सकी कि वो हैरी से बातें कर रही थी। खैर, मैंने उसे केक और दूध दिया, फिर बिस्तर पर लिटाया और किताब में से कहानी पढ़कर उसे सुनाती रही। कहानी सुनने के दौरान में वो बाग की तरफ भी बार बार देखती। एक मर्तबा वो मुस्कुराई और हाथ से उधर इशारा भी किया। आखिर उसे नींद आ गई। शाम को जब मेरा शौहर घर आया तो मैंने उससे रहस्यमयी हैरी का जिक्र किया। वो ठहाका मारकर हंसा। बच्चे इस तरह की बातें अक्सर किया करते हैं। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा। भाई, ये कोई असाधारण बात नहीं, जिम ने मुझे समझाते हुए कहा। कई ऐसे बच्चे जिनके बहन भाई नहीं होते और न साथ खेलने के लिए उन्हें दूसरे बच्चों का साथ मिलता है, तो वो एक ख्याली दोस्त पैदा कर लेते हैं। हमारी क्रिस्टीन ने भी यही किया है। न आसपास कोई बच्चा है और न उसके पास खेलने के लिए गुड़िया है। आखिर उसने अपने दिल बहलाने के लिए एक ख्याली दोस्त चुन लिया। मगर सवाल ये है कि वो उसे हैरी क्यों कहती है? आखिर इस नाम में उसने क्या खासियत देखी? मैंने बहस की। तुम ख्वामख्वाह परेशान हो रही हो, होगा कुछ। पॉसिबल है उसने पहले ये नाम कहीं सुना हो। मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रही हूँ। अगर मैं उसकी असली माँ होती तो मुझे शायद इतनी फिक्र ना होती जितनी अब है। दूसरे दिन सुबह वो नाश्ता करके भागती हुई गार्डन में गई। सफ़ेद गुलाब के फूल
चमकीली धूप में खिलखिलाकर हंस रहे थे। वो झाड़ी से जरा हटकर आलती पालती मारकर घास पर बैठ गई। उसके होठों पर मासूमाना मुस्कुराहट थी। आहा, तुम आ गए। मुझे उम्मीद थी कि तुम ज़रूर आओगे। तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। तुम कितने साल के हो? मैं तो 5 साल की हूँ। अरे नहीं, मैं बेबी नहीं हूँ। अब कुछ दिन बाद मैं स्कूल में दाखिल हो जाऊंगी। नए नए कपड़े पहनकर स्कूल जाया करूंगी। मेरी मम्मी ने हरे रंग के बहुत ही खूबसूरत कपड़े सिले हैं। क्या तुम भी स्कूल जाते हो? नहीं जाते? फिर तुम क्या करते हो? कुछ लम्हे तक वो खामोश खड़ी रही, जैसे कुछ सुन रही हो। एक मर्तबा उसने गर्दन भी हिलाई। किचन की खिड़की से ये अजीब तमाशा देखती हुई मैं बर्फ की तरह ठंडी पड़ गई। लेकिन फिर अपने हस्बैंड की बात याद आते ही मैंने अपने दिमाग से सारे शक दूर करने की कोशिश की और सोचा कि बच्चे ऐसी बातें किया ही करते हैं, मगर खुदा जाने क्यों मैंने उसे आवाज़ देकर अपनी तरफ बुलाया। क्रिस्टीन, आओ, तुम्हारा दूध तैयार है, पी लो। हालांकि अभी दूध का वक्त नहीं हुआ था। अभी 1 मिनट में आती हूँ मम्मी, उसने कहा। इससे पहले उसने कभी ऐसा जवाब नहीं दिया था, बल्कि दूध और क्रीम बिस्किटों की वो बेहद शौकीन थी और वक्त से पहले ही ये चीज़ें लेने के लिए जिद किया करती थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे फिर आवाज़ दी, बेटी अब आ भी जाओ। मम्मी, क्या हैरी भी मेरे साथ आ सकता है? उसने पुकार कर पूछा। नहीं, मैंने तभी गुस्से में चीख कर कहा। अच्छा हैरी, गुड बाय, क्रिस्टीन ने झाड़ी की तरफ देखकर कहा। मुझे अफसोस है कि तुम मेरे साथ घर में नहीं जा सकते। ये कहकर वो भागती हुई मकान में आई और आते ही कहा, मम्मी, आखिर तुम हैरी को थोड़ा दूध क्यों नहीं दे सकती? प्यारी बेटा, ये बताओ, ये हैरी कौन है? हैरी मेरा भाई है। भाई? मैंने हैरत से कहा। तुम्हारा तो कोई भाई नहीं था। तुम हमारी सिर्फ एक ही बेटी हो। हैरी तुम्हारा भाई हरगिज नहीं हो सकता। मगर वो तो यही कहता है, क्रिस्टीन ने जवाब दिया और दूध का ग्लास मुंह से लगा लिया। दूध पीकर उसने बिस्किटों की तरफ हाथ बढ़ाया और जल्दी जल्दी बिस्किट खाने लगी। मैं बाजार जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने उससे पूछा। नहीं मम्मी, मैं यहीं हैरी से बातें करूँगी। बिल्कुल नहीं, मैंने डांट कर कहा। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मम्मी, क्या हम हैरी को भी अपने साथ ले चलें? नहीं। जब मैंने कपड़े पहने और हाथों पर दस्ताने चढ़ाए तो मेरा जिस्म बुरी तरह काँप रहा था। कई दिन से मैं अजीब बदलाव महसूस कर रही थी कि बाहर तेज धूप पड़ने के बावजूद हमारा घर ठंडा और अंधेरा होता जा रहा था। नन्ही क्रिस्टीन का चेहरा उदास हो गया था, वैसे वो बेदिली से मेरे साथ चलने पर तैयार हो गई। जब हम दोनों मकान से बाहर आए तो उसने हाथ के इशारे से सफ़ेद गुलाब की झाड़ी को सलाम किया, यानी बाय का इशारा किया। उस रोज़ मैं सारा दिन बेहद परेशान रही। खुदा जाने बच्ची को क्या हो गया था। उसके होठों पर हर वक्त हैरी हैरी की रट थी। शाम को जब मेरा हस्बैंड घर आया तो मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैं जानती थी कि वो वही बात कहेगा जो पहले कह चुका है। लगातार कई दिन तक क्रिस्टीन की यही हालत रही। वो बाग में जाने के लिए जिद करती और कहती, हैरी उसे बुला रहा है, वो हैरी से बातें करना चाहती है। हैरी उसका भाई है और अब वो हैरी से घंटों बातें किया करती थी। प्यारी प्यारी बातें जिन्हें सुन सुनकर मेरा कलेजा थर थर कांपता था। इतवार की एक खूबसूरत सुबह को, जबकि मेरा हस्बैंड घर ही में था, मैंने उसे इशारे से दिखाया कि क्रिस्टीन बाग में झाड़ी के पास बैठी हैरी से बातें कर रही है। वो गौर से उसकी आवाज़ सुनता रहा, फिर सीरियस लहजे में कहने लगा, हमारी क्रिस्टीन को इस ख्याली दोस्त से एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि वो रवानी से बोलने लगी है। घर में वो इस तरह नहीं बोलती। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि वो लंदन के लोअर तबके के लोगों की ज़बान बोल रही है? मैंने कहा, लोअर तबके की ज़बान? वो आंखें फाड़ कर बोला, लंदन में कौन सा ऐसा बच्चा है
जो शुरू शुरू में ऐसी ज़बान नहीं बोलता। और अभी क्या है, क्रिस्टीन जब स्कूल जाएगी तो दूसरे बच्चों के साथ मिलकर उसकी ज़बान और ख़राब हो जाएगी। तो मेरी बात अब तक नहीं समझे। मैंने झिंझलाकर कहा, जब हम आपस में ऐसी ज़बान नहीं बोलते तो क्रिस्टीन ने ये ज़बान किससे सीखी, सिवाय उस हैर। मेरी ज़बान से पूरा नाम नहीं निकल सका। तुम भी कमाल करती हो। अगर हम ये ज़बान नहीं बोलते तो क्या हुआ, हमारे मकान में कितने ही आदमी ऐसे आते हैं जो लोअर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। बेकरी वाला है, दूध वाला है, झाड़ू देने वाला है, कोयले वाला है। क्रिस्टीन इन्हीं लोगों को बोलते सुनती है और सीखती है। बहरहाल मैंने उसकी ज़बान में कोई ख़ामी नहीं महसूस की। उसने मुझे गौर से देखा और शायद मेरे पीले चेहरे और सूखे होठों से इस बात का अंदाज़ा लगाया कि मैं हैरी की वजह से बेहद परेशान हूँ। मालूम होता है कि तुम उस हैरी से काफ़ी तंग आ चुकी हो। देखना चाहिए कि वो है कौन। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने खुद उसे नहीं देखा, लेकिन बच्ची जिस अंदाज में बातें करती है उससे पता चलता है कि वो ज़रूर कोई वजूद, कोई अस्तित्व रखता है, महज ख्याली रूप नहीं। तुम तो सारा दिन दफ्तर में रहते हो और यहाँ घर में हैरी का नाम सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मुझे यकीन है कि लड़की पर ज़रूर किसी का साया है। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा, तुम ऐसा करो कि कल क्रिस्टीन को डॉक्टर वेबस्टर के पास ले जाओ, देखो वो क्या कहता है। दूसरे दिन मैंने यही किया और क्रिस्टीन को साथ लेकर डॉक्टर वेबस्टर के क्लिनिक में गई। क्रिस्टीन को वेटिंग रूम में बिठाया और अकेले में डॉक्टर को मैंने हैरी की सारी दास्तान सुनाई। डॉक्टर बेहद दिलचस्पी के साथ सुनता रहा। आखिर में वो बोला, मिसेस जेम्स, यकीन कीजिए मेरे पास बच्चों के बारे में अजीब अजीब केस आए हैं, लेकिन जो बातें आपने बताई हैं वो असाधारण हद तक रहस्यमयी और उलझी हुई हैं। बहरहाल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा ख्याल है कि बच्ची को दूसरे बच्चों के साथ खेलने का कोई मौका नहीं मिला। जी हाँ, यही बात है। दरअसल हमारे पड़ोस में कोई बच्चा ही नहीं, और वैसे भी हम इस मकान में नए नए आए हैं। मगर अब मैंने सोचा है कि क्रिस्टीन को स्कूल में दाखिल करा दूं। मिसेस जेम्स, आप फ़ौरन ये काम कीजिए। मुझे यकीन है कि जब वो बच्चों में घुलेगी मिलेगी तो हैरी की सोच उसके दिमाग से निकल जाएगी। ये एक नफ्सियाती मसला है। हर बच्चे को फितरतन अपनी ही उम्र के बच्चों की तलाश रहती है जिससे वो बातें करें, खेले कूदे और दिल बहलाए। और अगर बच्चे को ऐसा कोई दोस्त ना मिले तो वो अपने ख्यालों में पैदा कर लेता है। आपने अक्सर उम्र रसीदा यानी बुजुर्ग लोगों को तन्हाई में अपने आप से बातें करते देखा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल हो जाते हैं। उन्हें सिर्फ किसी हम ख्याल दोस्त की ज़रूरत होती है जिसके आगे वो अपना दुखड़ा कह सकें। मेरा हस्बैंड भी यही कहता है कि बच्ची ने कोई ख्याली दोस्त चुन लिया है। बिल्कुल यही बात है। अच्छा, अब बच्ची को मेरे पास लाइए और कुछ मिनट के लिए उसे मेरे पास अकेला छोड़ दीजिए। क्रिस्टीन को लेने के लिए जब मैं वेटिंग रूम में गई तो वो खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। मम्मी, हैरी मेरा इंतज़ार कर रहा है। कहाँ? वो देखिए, फूलों की झाड़ियों के पास खड़ा है। मुझे तो दिखाई नहीं देता। अच्छा इधर आओ, तुम्हें डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, मैंने डर से कांपते हुए कहा। तुम्हें याद है पिछले साल जब तुम बीमार पड़ी थी तो डॉक्टर साहब ने कितनी मज़ेदार मिठाइयाँ तुम्हें खाने को दी थी? हाँ मम्मी, वो तो बड़े अच्छे हैं। मैं उसे डॉक्टर के पास छोड़कर फिर वेटिंग रूम में चली गई और बहुत बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। मुझे डॉक्टर के हंसने की आवाज़ सुनाई दी और फिर क्रिस्टीन का एक मासूम ठहाका सुनाई दिया। मैंने कान लगाकर सुना। वो डॉक्टर से बड़ी बेतकल्लुफ़ी से हैरी की बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर आए। डॉक्टर ने मुझे कहा, मिसेस जेम्स, आपकी बच्ची तंदुरुस्त है, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। मैं समझता हूँ कि आपने हैरी की बात सुननी पसंद नहीं की। ये आपकी गलती है। बच्ची की बातों में दिलचस्पी लीजिए, यहाँ तक कि वो आप पर भरोसा करने लगे।
हैरी के बारे में जो कुछ वो कहे उसे पूरे ध्यान से सुनिए। वो उसका भाई है और लकड़ी के खूबसूरत खिलौने बनाता है। क्यों बेटी? हाँ डॉक्टर साहब, वो खिलौने बनाता है और लिख पढ़ भी लेता है, पेड़ों पर चढ़ जाता है और तैर भी सकता है। वो कहता है कि मैं तस्वीरें भी बनाता हूँ। हैरी मेरा भाई है, वो हर काम कर सकता है। गर्व से बच्ची के मासूम चेहरे पर लाली छा गई। और ये तो तुमने अपनी मम्मी को बताया ही नहीं कि हैरी के बाल भी तुम्हारी तरह लाल हैं। हाँ हाँ मम्मी, उसके बाल तो मेरे बालों से भी ज़्यादा लाल हैं और वो मेरे डैडी की तरह लंबा है। उसकी उम्र 14 साल है। अच्छा प्यारी बेटी, अब तुम अपनी मम्मी के साथ घर जाओ। और हाँ, हैरी को मेरी तरफ से दुआ कहना। डॉक्टर साहब, हैरी तो वो खड़ा है। क्रिस्टीन ने उनके बाग की तरफ इशारा किया। वो बड़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रहा है। डॉक्टर ने ठहाका लगाया और कहने लगा, हाँ भाई वो खड़ा है, तुम्हें बुला रहा है। क्रिस्टीन का हाथ पकड़कर जब मैं बाहर निकली तो उसने अपना हाथ छुड़ाया और आगे भागी और इस तरह ऊपर नज़र उठाकर देखा जैसे कोई उसके बराबर खड़ा है। आह, जिंदगी का वो छोटा सा पल मेरे लिए अब तक मेरे रूह का रोग बना हुआ है। मैंने बच्ची के बराबर एक लंबा सा इंसानी शक्ल का साया जमीन पर पड़ते देखा। उसके आसार नए उम्र के लड़के जैसे थे। दूसरे ही लम्हे वो साया गायब था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और हाथ कांपने लगा। मैंने दौड़कर क्रिस्टीन का हाथ सख्ती से पकड़ लिया और घर तक नहीं छोड़ा। और फिर घर में भी एक लम्हे के लिए मैंने उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया। मेरे इस बदले हुए रवैये को देखकर मासूम बच्ची सख्त परेशान और दुखी हो गई। आह, ये बच्ची मेरे घर में मेरे ही लिए एक अजीब और रहस्यमयी गुत्थी बनती जा रही थी। बच्ची को गोद लेने के इतने अरसे बाद अब पहली मर्तबा मैंने सीरियसली उसके बारे में सोचा। वो कौन है, किसकी बच्ची है, यतीम खाने में यानी अनाथालय में कहाँ से आई थी, उसके असली माँ बाप कौन थे? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूमते रहे। एक हफ्ता गुजर गया। क्रिस्टीन के होठों पर हर वक्त हैरी का नाम था। हैरी ये कहता है, हैरी यूं कहता है, मम्मी क्या तुमने हैरी को देखा? इस तरह की सैकड़ों बातें वो करती रहती थी और मेरा दिल दरसने लगता था। जिस दिन वो स्कूल जाने वाली थी उससे एक दिन पहले कहने लगी, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। प्यारी बेटी, ऐसा नहीं कहते। मैंने प्यार से उसे समझाया, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, वहाँ स्कूल में और भी बच्चे होंगे, तुम उन सबको दोस्त बना लेना, फिर अपनी सब सहेलियों को यहाँ अपने घर में बुलाना। मगर मम्मी, हैरी कहता है कि वो मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकता। नहीं, हैरी को स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है? वो तो मैं गुस्से में कुछ ऑल फॉल बकना चाहती थी, मगर डॉक्टर वेबस्टर की बात याद आते ही मैं रुक गई। बेटी तुम देखती हो, वो इतना बड़ा है, 14 साल का, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों में बैठा हुआ, वो कैसा बुरा दिखाई देगा। उसे खुद भी वहाँ जाते शर्म आएगी। मम्मी, मैं हैरी के बगैर स्कूल नहीं जाऊंगी, क्रिस्टीन ने कहा और रोने लगी। चुप रह बदतमीज लड़की, मैंने गुस्से में बेकाबू होकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। उसका रोना एकदम बंद हो गया और वो मेरी तरफ घूर कर देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें फैल गईं। पलक झपके बगैर वो लगातार मुझे घूरे जा रही थी। मेरे जिस्म में थरथरी सी छूट गई। फिर वो बोली, मम्मी तुम मुझसे प्यार नहीं करती, हैरी मुझसे प्यार करता है। वो कहता है मैं उसके साथ चलूं। खबरदार, खबरदार जो तूने अब उसका नाम अपनी ज़बान से निकाला। जब देखो हैरी हैरी हैरी। मैं अब इस बकवास को बिल्कुल नहीं सुन सकती, मैंने तैश में चीख कर कहा। भला मैं उस नन्ही लड़की से जिसे मैंने गोद लिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया क्यों डरने लगी थी? मासूम बच्ची की आंखों में एक बार फिर आंसू झिलमिलाने लगे। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, मेरी प्यारी बेटी, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। क्या मेरी खुशी के लिए तुम स्कूल नहीं जाओगी?
मम्मी, फिर हैरी भी मेरे साथ जाएगा? नहीं बेटी, वहाँ तुम्हें बहुत से दोस्त मिल जाएंगे। मगर मम्मी, मुझे हैरी ही पसंद है। ये कहकर वो मेरे कंधे से लगकर रोने और सिसकियाँ लेने लगी। मैंने उसे गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। अच्छा, अब तुम सो जाओ, कल सुबह तुम्हें स्कूल जाना है। वो जल्द ही सो गई। मैंने झुककर उसके चेहरे को गौर से देखा। आंसुओं के कतरे उसके गालों पर धब्बों की शक्ल में अभी भी दिखाई दे रहे थे। अभी सूरज डूबा नहीं था। मैं खिड़की की तरफ पर्दा गिराने के लिए गई और पर्दा खींचते वक्त मेरी नज़र बाहर बाग में गुलाब की झाड़ियों के लंबे लंबे सुनहरे रंग के सायों पर पड़ी और जैसे मेरा दिल सीने में बैठने लगा। सफ़ेद फूलों के बिल्कुल करीब मैंने एक लंबा इंसानी साया देखा। मैंने साफ तौर पर उसकी शक्ल देखी। खुदा रहम करे, उसकी शक्ल क्रिस्टीन से कितनी मिलती जुलती थी। पागलों की तरह मैंने खिड़की खोली और मुंह बाहर निकालकर पूरी ताकत से चीखी, हैरी, हैरी। और फिर मैंने देखा कि झाड़ियों के ऊपर लाल रंग की चमक सी पैदा हुई, जैसे उस साए ने अपना लाल बालों वाला सर उठाकर मेरी तरफ देखा हो। दूसरे ही लम्हे वहाँ कुछ नहीं था। रात को मेरा हस्बैंड घर आया तो मैंने उसे सारी बात बताई। वो काफ़ी हैरान और परेशान हुआ। गर्दन को एक झटका देकर उसने कहा, खुदा ही बेहतर जानता है ये क्या मामला है। बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि कल क्रिस्टीन को स्कूल ज़रूर ले जाओ। जब वो दूसरे बच्चों से मिलेगी जुलेगी तो हैरी खुद ब खुद उसके दिमाग से निकल जाएगा। मगर हैरी नहीं चाहता कि क्रिस्टीन स्कूल जाए। क्या कहा? वो उछल पड़ा। तुम भी हैरी के अस्तित्व को मान चुकी हो? मानना ही पड़ता है। मेरा हस्बैंड मुझे अजीब नज़रों से देखता रहा, फिर बोला, क्या तुम्हारा आत्माओं पर यकीन है? मैं हैरी को आत्मा नहीं समझती, मैंने जवाब दिया। वो सिर्फ नौउम्र लड़का है जो क्रिस्टीन को पसंद करने लगा है। लेकिन सवाल ये है कि क्रिस्टीन कौन है? हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं, जिम ने गुस्से से कहा। जब हमने लड़की को यतीम खाने से लिया था तो उस वक्त कसम खाई थी कि हम इसे अपनी असली औलाद की तरह पालेंगे और उसका पास्ट खंगालने की ज़रूरत नहीं। बस यूँ समझो जैसे वो हमारे ही जिगर का एक टुकड़ा है और हमारी बेटी है। मैंने उससे और बहस करना सही नहीं समझा। अलबत्ता दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि मैं क्रिस्टीन के बीते कल का पता ज़रूर लगाऊंगी। दूसरे दिन सुबह जब क्रिस्टीन जागी तो वो रोज़ के मुकाबले खामोश और सुस्त थी। मेरे शौहर ने उसे खुश करने के लिए कई दिलचस्प हरकतें की, मगर उसके होठों पर मुस्कुराहट तक न आई। 5 साल की हंसमुख और शौक बच्ची में एक रात के अंदर अंदर असाधारण गंभीरता पैदा हो गई थी। बिस्तर से उठते ही उसने सबसे पहले खिड़की में से बाहर झांका और दुखी लहजे में सिर्फ एक जुमला कहा, हैरी चला गया। अब तुम्हें हैरी की क्या ज़रूरत है? स्कूल में तुम्हें बहुत सी सहेलियां मिल जाएंगी, जिम ने कहा। क्रिस्टीन ने घूर कर उसे देखा और मुंह फेर लिया। उसके बाद जब वो चुपचाप कपड़े पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई, जब मैं उसे लेकर घर से बाहर निकली तो उसका उदास चेहरा देखकर मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ियां लग गईं। खुदा जाने मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा था। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे वो स्कूल नहीं जा रही, हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो रही है। रास्ते में हमने आपस में कोई बात नहीं की। स्कूल के दरवाजे पर मैंने उसे प्यार किया और कहा, दोपहर का खाना तुम यहीं स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ खाओगी और जब छुट्टी होगी तो मैं तुम्हें लेने आऊँगी 3 बजे के करीब। अच्छा मम्मी, उसने कहा और मेरा हाथ सख्ती से थाम लिया। बहुत से नए बच्चे और बच्चियां अपनी माँओं के साथ स्कूल में दाखिल होने के लिए आ रहे थे। दरवाजे पर एक नौजवान टीचर ने खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ हमारा वेलकम किया। उसने सब बच्चों को एक जगह जमा किया और अपने साथ स्कूल में ले गई। जाते जाते उसने मुझे यकीन दिलाया कि बच्ची का ख़ास तौर पर ध्यान रखेगी। स्कूल से बाहर निकलकर मैंने यूँ महसूस किया जैसे सीने पर रखा हुआ मनोबोझ अचानक उतर गया है और अब मुझे इस बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद मैंने शहर जाने वाली बस पकड़ी और अपने मिशन पर रवाना हो गई। मुझे उस यतीम खाने में जाना था जहाँ से 5 साल पहले मैं और मेरे शौहर ने क्रिस्टीन को गोद लिया था।
मैंने सेक्रेटरी के कमरे में पहुंचकर दस्तक दी। फौरन दरवाजे पर एक शरीफ किस्म की औरत आई। देखिए, मेरा नाम मिसेस जेम्स है, मैंने कहा। क्या मैं मिस कैलियोर से मिल सकती हूँ? आपने पहले से मुलाकात का वक्त तय कर लिया है? जी नहीं। मगर उनसे कहिए कि मेरा मामला अहम है। बहुत बेहतर, सेक्रेटरी ने कहा और साथ वाले कमरे में चली गई। 1 मिनट बाद ही वापस आकर बोली, तशरीफ लाइए मिसेस जेम्स, मिस कैलियोर आपका वेट कर रही हैं। मिस कैलियोर एक दुबली पतली सी लंबे कद की औरत थीं। कुर्सी से उठकर उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और कहा, आइए मिसेस जेम्स, इतने अरसे बाद आपसे मिलकर वाकई खुशी हुई। कहिए, नन्ही क्रिस्टीन का क्या हाल है? वो अच्छी है मिस कैलियोर। मैं डिटेल में जाने के बजाय फौरन ही असल बात पर आना चाहती थी। वैसे मुझे पता है कि आप यतीम खाने से बच्चा देते वक्त किसी को उसके ख़ानदान और माँ बाप के बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन मेरे लिए आपको ये उसूल तोड़ना पड़ेगा। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्रिस्टीन कौन है? मिसेस जेम्स, मुझे अफसोस है कि हमारे कायदे कानून और उसूल। ठहरिए मिस कैलियोर, आप मामले की अहमियत नहीं जानती। मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ। मैंने उसे रहस्यमयी हैरी के बारे में सारी दास्तान सुना दी। मिस कैलियोर का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने उठकर एक गिलास पानी पिया और फिर लरसती हुई आवाज़ में बोली, क्या ये कहानी सही है? कहिए तो मैं हलफ उठा लूँ, कहिए तो मैं कसम खा लूँ। ये सुनकर उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और कई मिनट तक आंखें बंद करके गहरी सोच में गुम रही। आखिर उसने जबान खोली, मिसेस जेम्स, आपकी बताई हुई घटनाएं बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं। वैसे उन्हें मानने के लिए मेरा दिल तो नहीं चाहता, मगर आपको छुटलाने की भी कोई वजह नहीं। मैं आपको क्रिस्टीन के पास्ट के बारे में बताती हूँ। पॉसिबल है इससे आपकी जहनी उलझन दूर हो सके। क्रिस्टीन लंदन के लोअर तबके के एक बेहद गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ये ख़ानदान सिर्फ 4 लोगों पर था, बाप, माँ, बेटा और लड़की क्रिस्टीन। बेटा? मैंने हैरत से पूछा। जी हाँ, क्रिस्टीन का भाई। उन दिनों वो 14 साल का था जब वो दर्दनाक हादसा पेश आया। हादसा? कौन सा हादसा? मैंने परेशान होकर सवाल किया। मैं आपको शुरू से सुनाती हूँ। वो ख़ानदान बहुत गरीब था और उन्हीं दिनों क्रिस्टीन पैदा हुई। पूरा ख़ानदान एक पुराने से टूटे फूटे मकान के ऊपरी मंजिल के सिर्फ एक कमरे में रहता था, जहाँ साफ हवा आती थी और न सूरज की रोशनी। क्रिस्टीन की माँ मोटापे और इंसोम्निया यानी अनिद्रा की पेशेंट थी, अनिद्रा की मरीज़ थी, और उसे बच्ची की पैदाइश पर खुशी के बजाय सदमा पहुंचा था। अलबत्ता क्रिस्टीन का भाई उसे पागलों की हद तक चाहता था, दीवानगी की हद तक चाहता था, और उसे हर वक्त गोद में उठाए उठाए फिरा करता, यहाँ तक कि उस बेचारे का नाम भी स्कूल से कटवा दिया गया। क्रिस्टीन का बाप मामूली सी तनख्वाह पर किसी घर में कामकाज पर मुलाजिम था। रूखी सूखी खाकर वो लोग गुजर बसर करते रहे, मगर उन्हीं दिनों क्रिस्टीन का बाप किसी बीमारी का शिकार होकर कई हफ्ते तक बिस्तर पर पड़ा रहा। नतीजा ये कि नौकरी चली गई। वो हर वक्त बिस्तर पर लेटा रहता, बीवी के ताने और बच्ची के रोने की आवाज़ें सुनता और कुटता रहता। मैंने ये जानकारी बाद में पड़ोस में रहने वालों से मालूम की। बच्ची की पैदाइश और लगातार भूखे रहने के कारण उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। एक सुबह का जिक्र है, सूरज अभी निकला नहीं था। उस मकान की निचली मंजिल में रहने वाली एक औरत ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर किसी चीज़ के ज़ोर से गिरने की आवाज़ सुनी। वो फौरन बाहर निकली तो उसने लड़के को ज़मीन पर पड़ा हुआ पाया। क्रिस्टीन उसके बाजुओं में थी। लड़के की गर्दन टूटी हुई थी और वो मर चुका था। क्रिस्टीन का चेहरा नीला पड़ चुका था और बहुत धीरे धीरे सांस ले रही थी। उस औरत ने ये देखते ही सारे घर को जगाया। पुलिस और डॉक्टर को खबर दी गई। पुलिस वाले ऊपर उस कमरे की तरफ गए जहां ये ख़ानदान रहता था। कमरा अंदर से बंद था। पहले उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही पता चला कि खिड़की खुली है। पुलिस वाले जब खिड़की में से अंदर घुसने लगे तो गैस की बू ने उनका स्वागत किया। सारे कमरे में गैस भरी हुई थी
और दोनों मियाँ बीवी अपने बिस्तर पर मुर्दा पड़े थे। शौहर के सरहाने रखे हुए एक कागज़ पर यह तहरीर पुलिस को मिली। मैं ज़िंदगी से उकता चुका हूँ और अब जीने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं। मैं अपने साथ अपने बाल बच्चों को भी ख़त्म कर रहा हूँ। पुलिस ने इस हादसे को ऐसे बयान किया कि रात को जब सब सो गए तो शौहर ने उठकर अंदर से दरवाज़ा और खिड़कियां बंद करके ताला लगा दिया और फिर गैस की टोटी का मुंह खोलकर अपनी बीवी के करीब लेट गया, यहाँ तक कि गैस के असर से वो बेहोश हो गए। लेकिन लड़का थोड़ी देर बाद जाग उठा। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फिर उसने बारी बारी दोनों खिड़कियां देखीं, वो भी अंदर से बंद थीं, मगर एक खिड़की में ताला नहीं था। लड़के ने अपनी नन्ही बहन को सीने से लगाया और खिड़की से छलांग लगा दी। वो ज़मीन पर गर्दन के पल गिरा और मर गया, लेकिन मरते दम तक छोटी बहन को अपने बाजुओं में लिपटाए रखा। डॉक्टरों की राय में क्रिस्टीन का गैस से सुरक्षित रहना भी कुदरत का करिश्मा था। वो दरअसल अपने भाई के पास ही सोया करती थी। उन दोनों ने अपने चेहरे कपड़े में ढांक रखे थे। बहरहाल लड़की बच गई। कई दिन तक उसे हॉस्पिटल में रखा गया और फिर उसे इस अनाथालय में भेज दिया गया। और उसकी खुशनसीबी देखिए कि उसे आप जैसे प्यार करने वाले माँ बाप का सहारा मिल गया। मिस कैल्यूर, उस लड़के का नाम क्या था? मैं अभी रजिस्टर में देखकर बताती हूँ। उसने अलमारी में से एक फाइल निकालकर कुछ डॉक्यूमेंट्स उलटने पलटने के बाद कहा। लड़के का नाम हेराल्ड था। क्या उसके सर के बाल लाल थे? मैंने धीरे से कहा। ये मुझे नहीं मालूम, मगर क्रिस्टीन तो उसे हैरी कहकर पुकारती है। आखिर इसका मतलब क्या है? पॉसिबल है बच्ची के अनकॉन्शियस में उसका नाम हैरी हो। मिस कैलियोर से मैंने उस मकान का पता पूछा जहाँ क्रिस्टीन के माँ बाप रहते थे। उसने पता बता दिया। मैं उसका शुक्रिया अदा करके बाहर निकली और इस गुत्थी की आखिरी गुमशुदा कड़ी की तलाश में रवाना हो गई। नवंबर 13, क्यूज लंदन में बना ये मकान बहुत ही घनी और गंदी आबादी में था। मकान पर एक उदासी छाई हुई थी और यूं मालूम होता था जैसे लंबे अरसे से वीरान पड़ा है। मकान से लगा एक छोटा सा बाग भी था जिसमें लंबी लंबी घास उगी हुई थी और उसके एक कोने में मैंने ऐसी चीज़ देखी जो गरीब घरानों में नहीं होती। सफ़ेद गुलाब के फूलों की झाड़ी जिसकी खुशबू तेज़ी से फैल रही थी। मैं उस झाड़ी के पास खड़ी होकर मकान की दूसरी मंजिल के बंद कमरे को देखने लगी। तभी एक आवाज़ मेरे कानों में आई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। निचली मंजिल के कमरे से एक बूढ़ी औरत सर बाहर निकाले खड़ी थी। मेरा ख्याल था कि ये मकान खाली होगा। ये मकान जल्द ही खाली होने वाला है। लोग कहते हैं ये भूतिया है। वो हादसा खुदा रहम करे, मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसने उल्लू की तरह अपनी पीले रंग की गोल गोल आंखें घुमाई और बोली। मैंने खुद उसे अपने कमरे की खिड़की के आगे मरा पाया था। वो देखो वहाँ गिरा था, फूलों की झाड़ी के पास। उसकी आत्मा अब भी आती है। मैंने कई बार उसे खुद देखा है और वो उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक अपनी बहन को दोबारा न पाले। तुम किसके बारे में कह रही हो? मैंने डर कर पूछा। हैरी जोन्स। बेचारा कितना अच्छा बच्चा था, दुबला पतला लाल बालों वाला। अपनी बहन क्रिस्टीन से बेपनाह प्यार करता था। आखिर उस पर कुर्बान हो गया। मुझे याद है वो घंटों अपनी नन्ही बहन को गोद में लिए फूलों की झाड़ी के साए में बैठा रहता था। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। तभी वो गुस्से से चीख कर बोली, जाओ, यहाँ से दूर हट जाओ। ये मकान तुम्हारे रहने के काबिल नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो मरकर भी जिंदा रहते हैं। दहशत के मारे मेरे जिस्म का हर रोंगटा खड़ा हो गया। लड़खड़ाते कदमों से चलती हुई मैं वहाँ से निकलकर सड़क पर आई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना चाहिए। मेरे होश हवास उड़ चुके थे। तभी करीब ही किसी चर्च की क्लॉक जोर से बजने लगी। टन टन टन। मेरे सर पर जैसे किसी ने पानी की बाल्टी उलट दी। मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। पूरे 3 बजे थे। अब मुझे याद आया कि क्रिस्टीन स्कूल के दरवाजे पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं पागलों की तरह भागी। मुझे मालूम नहीं था
कि वहाँ से स्कूल कितने फासले पर है। राहगीरों से पूछती थी कि कौन सी बस वहाँ जाएगी। शायद वो सोचते होंगे कि मैं पागल हूँ। खुदा खुदा करके मुझे बस मिली और मैं हाँफती काँपती धूल मिट्टी में अटी हुई स्कूल पहुँची। खेलने का मैदान सुनसान पड़ा था। भागती हुई मैं क्लासरूम में गई। टीचर बच्चों की मेज़ों से किताबें जमा करके अलमारी में रख रही थी। मैं क्रिस्टीन जेम्स की माँ हूँ। मुझे अफसोस है कि देर हो गई। मेरी बच्ची कहाँ है? क्रिस्टीन जेम्स। टीचर की पेशानी पर शिकन से उभरी। अरे हाँ, याद आया, वही खूबसूरत सी लाल बालों वाली लड़की। मगर आप फिक्र मत कीजिए मिसेस जेम्स, लड़की का भाई आया था और उसे अपने साथ ले गया। दोनों बहन भाई की शक्लें आपस में हैरानी की हद तक मिलती हैं। क्या आपके शौहर के बाल भी उन दोनों बच्चों की तरह लाल हैं? मुझे यूं लगा जैसे पहाड़ की चोटी से मुझे ज़मीन पर धकेल दिया गया है। उसने लड़के ने आपसे कुछ कहा? जी नहीं, वो कुछ नहीं बोला। वो तो बस मासूमियत से मुस्कुराता रहा। मेरा ख्याल है कि वो दोनों अब तक घर भी पहुंच चुके होंगे। मिसेस जेम्स, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं उसे जवाब दिए बगैर वहाँ से निकली और तपती हुई कलियों में क्रिस्टीन को ढूंढती हुई दौड़ने लगी। घर पहुंचकर मैंने एक एक कमरा और बाग का कोना कोना छान मारा। हैरी और क्रिस्टीन को पागलों की तरह पुकारने लगी। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे चारों तरफ सफ़ेद गुलाब के 1000 झाड़ियाँ खड़ी हैं। देखते देखते इन फूलों का रंग खून की तरह लाल हो गया, फिर काला, सफ़ेद, लाल। कई हफ्ते तक मैं लगातार बेहोश रही। जब होश आया तो पता चला कि मुझे लू लग गई थी। इस सारे अरसे में पुलिस क्रिस्टीन को तलाश करने की कोशिश में नाकाम हो चुकी थी। अखबारों और रेडियो के ज़रिए कई महीनों तक हमने लगातार ऐलान कराए, मगर क्रिस्टीन का कोई सुराग नहीं मिला। कोई कहता है कि नन्ही क्रिस्टीन को किसी ने अगवा कर लिया, कोई कहता है उसे किसी ने मार दिया, मगर असल सच्चाई इस दुनिया में सिर्फ 2 लोगों को मालूम है, एक मैं और दूसरी वो बूढ़ी औरत जो हैरी की मौत अपनी आंखों से देख चुकी थी। इस हादसे को पेश आए कई बरस गुजर चुके हैं, लेकिन मुझे यूँ महसूस होता है जैसे कल की बात है। लोग मुझे पागल कहते हैं, कोई मेरे करीब नहीं फटकता, क्योंकि मैं लाल बालों वाले बच्चों से डरती हूँ और सफ़ेद गुलाब की झाड़ियाँ देखकर मेरी चीख निकल जाती है। क्या मैं वाकई पागल हूँ? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।